हेलो दोस्तों, मैं इमरताराम लोमरोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास के अंदर बात की थी समास से संबंधित, जिसमें हमने अव्ययभाव समास पढ़ा था। आज हम आगे अव्ययभाव समास के अवयवों के बारे में बात करेंगे और पिछली क्लास के अंदर लगभग हमने 10 से 11 अव्यय पढ़े थे। तो दोस्तों, लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको संस्कृत की संपूर्ण व्याकरण पढ़ाएंगे, यानी नीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के द्वितीय भाषा में काम आएगी। और अगर जिन्होंने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं संधि के और वर्ण विचार के और धातु रूप और शब्द रूप के, विशेष तौर पर धातु रूप और शब्द रूप को हमने बड़ी साधारण भाषा के अंदर पढ़े थे, तो इसलिए आप हमारे चैनल पर संस्कृत व्याकरण नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उस पर जाकर के आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, बात किसकी करेंगे? अव्ययभाव समास की करेंगे। अव्ययभाव समास में आगे का हम अव्यय लेते हैं आज यथा अव्यय। कौन सा अव्यय लेंगे? यथा अव्यय लेंगे। यथा अव्यय की बात करें तो इसके अंदर विभक्ति लगती है आपकी द्वितीया। कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीया। और इसका संस्कृत के रूप में अर्थ की बात करें यथा का, तो यथा का अर्थ होता है संस्कृत के रूप में अनति कर्मण्य। क्या होता है? अनति कर्मण्य अर्थ होता है। और इस अनैति कर्मीय अर्थ की बात करें तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दोस्तों, इसको हिंदी में कहते हैं उल्लंघन नहीं करना। उल्लंघन नहीं करना या न करना। तो दोस्तों, ये बात किसकी की थी? हमने यथा की। यथा के उदाहरण की बात करते हैं सबसे पहले दोस्तों। तो एक उदाहरण लेते हैं, यथा शक्ति। क्या उदाहरण लेते हैं? यथाशक्ति उदाहरण लेते हैं। इस यथाशक्ति की बात करें, सबसे पहले आपको यथा दिखा तो आपने क्या सोचा कि यह समास कौन सा है? अव्ययभाव। क्यों है? क्योंकि यथा एक क्या है? अव्यय है। आगे हम बात करते हैं इससे, जब आपका यथा अव्यय है तो उसके साथ यथा के साथ जो शब्द है उसमें विभक्ति कौन सी लगेगी? द्वितीया। यानी शक्ति के साथ विभक्ति कौन सी लगेगी? द्वितीया। द्वितीया विभक्ति में क्या होगा? शक्ति का शक्तिम होगा। और अब आप संस्कृत के रूप में इस यथा को किस प्रकार लिखेंगे? विच्छेद करने पर। यानी यह क्या है? समास दिया। और यहाँ पर इस समास का विच्छेद करेंगे तो यथा का अर्थ संस्कृत में क्या लिखेंगे? अनैति कर्मीय लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अनैति कर्मीय लिखेंगे। अब इसका हिंदी के अर्थ में बात करें हम तो इसका अर्थ होता है दोस्तों शक्ति का उल्लंघन न करना। यानी इस शक्ति का शक्ति अर्थ हो गया, अनैति कर्मी का अर्थ क्या? उल्लंघन न करना। यानी अर्थ हिंदी के रूप में क्या होता है? शक्ति का उल्लंघन न करना। और आपको संस्कृत में पूछा जाएगा तो आप इसका विच्छेद इस प्रकार कीजिए, शक्ति में अनैतिक। दोस्तों, याद रखिए यथा के साथ विभक्ति द्वितीया प्रयोग होती है। तो दोस्तों, ये बात किसकी की थी? हमने यथा की बात की। आगे की बात करते हैं दोस्तों। तो आगे हमारा है स दोस्तों 3 रूपों में प्रयुक्त होता है। कितने रूपों में? अव्ययभाव समास के अंदर 3 रूपों में प्रयुक्त होता है। तो सबसे पहले इसके रूप की बात करें तो सबसे पहले इसमें तृतीया विभक्ति की बात करें। विभक्ति कौन सी प्रयोग होगी? तृतीया। और तृतीया विभक्ति होगी तब इसका अर्थ क्या होगा? अर्थ होगा दोस्तों युगपदे। क्या होगा? युगपदे अर्थ होगा। और जब इस युगपदे की बात करें इसका अर्थ की, तो इस युगपदे का हिंदी के रूप में अर्थ होता है के साथ। क्या होता है? के साथ इसका अर्थ होता है। अब दोस्तों, जहाँ पर आपका यानी किसी विषय वस्तु के साथ का बोध हो, वहाँ पर आप विभक्ति से के साथ कौन सी लगेंगे? तृतीया लगाएंगे। तो इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, सबसे पहले उदाहरण है सचक्रम। सचक्रम उदाहरण है। तो दोस्तों, इस सचक्रम की बात करें तो इस सचक्रम के अंदर सबसे पहले स दिखा आपको। दोस्तों, इस स के है का लूप हो जाता है, इसलिए पीछे क्या बनता है? स का से बनता है। तो ये स किसका बोध करा रहा है? के साथ का बोध करा रहा है। सचक्रम का अर्थ होता है चक्रम, यानी होता है पहिया, पहिए के साथ। और के साथ का जब बोध होता है तो हम विभक्ति कौन सी लगाते हैं? तृतीया। विभक्ति किस में लगाएंगे? चक्रम में लगाएंगे। किसमें? चक्रम में। और चक्रम में तृतीया विभक्ति लगेगी तो शब्द क्या बनेगा? चक्रहण बनेगा। क्या बनेगा? चक्रहण। और अब क्या करेंगे? इस स का हम संस्कृत के रूप में अर्थ क्या लिखेंगे?
अर्थ लिखेंगे युगपदे। क्या लिखेंगे? युगपदे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? युगपदे। दोस्तों इस प्रकार आपका इसका समास विग्रह हुआ है। और इसकी हिंदी के अर्थ में बात करें तो इसका अर्थ होता है पहिए के साथ। इसके साथ चक्रायण का अर्थ होता है हिंदी में पहिया, और युगपदे का अर्थ होता है के साथ, यानी पहिए के साथ अर्थ होता है। दोस्तों ये तो से की पहली की बात है। आगे की से के दो रूप और हैं, उनकी भी बातें करेंगे। आगे से की बात करें दोस्तों, एक से और आता है जिसके अंदर विभक्ति लगती है षष्ठी। विभक्ति लगती है षष्ठी, और यह षष्ठी कब लगती है? जब इसका अर्थ क्या हो? सादृश्य हो। सादृश्य की बात करें तो समानता, जहाँ पर समानता दिखाए यानी समान भाव का बोध हो, यानी जहाँ पर के साथ का बोध हो वहाँ पर आप तृतीय विभक्ति लगाएंगे से के साथ। और से आ जाए जहाँ पर आपको सादृश्य यानी सम्मान का बोध हो वहाँ पर आप षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो उदाहरण के माध्यम से समझे तो दोस्तों उदाहरण है से हरि। क्या उदाहरण है हमारा? से हरि उदाहरण है। यहाँ पर सबसे पहले आपको से दिखाई दे रहा है, से है। तो इस से की बात करें तो इस से में क्या होगा? आपका विभक्ति कौन सी लगेगी? इसके साथ वाले शब्द में, साथ वाला शब्द है हरि, हरि में विभक्ति लगेगी षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति हरि की क्या होगी? हरे होगी। क्या होगी? हरे। दोस्तों ये शब्द रूप आपके बड़े काम आने वाले हैं। हमने इनको बड़ी गहराई के साथ पढ़ा है, आसान ट्रिकों के माध्यम से पढ़ा है। आप हमारे चैनल पर संस्कृत व्याकरण नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, जिन्होंने नहीं देखे शब्द रूप के वीडियो वो जरूर जा करके देखिए। आगे बात करें इस से का अर्थ यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सादृश्य होगा, यानी समानता का बोध करा रहा है इसलिए सादृश्य होगा। तो हम क्या लिखेंगे? हरे। हरे सादृश्यम, यानी हम क्या लिखेंगे? हरे सादृश्यम लिखेंगे। और इसका हिंदी के अर्थ की बात करें दोस्तों, हिंदी में इसका अर्थ होता है हरि के समान होगा, क्योंकि हरे का अर्थ हरि होगा और सादृश्य का अर्थ क्या होता है? सम्मान होता है, यानी हरि के सम्मान। तो दोस्तों बात किसकी की थी? इस से की थी। जहाँ पर आपको से समानता का बोध करा रहे हो वहाँ पर आप क्या करेंगे? विभक्ति लगाएंगे षष्ठी, और साथ में सादृश्यम लगाएंगे। और अगर जहाँ पर आपको के साथ का बोध करा रहे हैं यानी किसी विषय वस्तु के साथ का बोध करा रहा हो तो वहाँ आप विभक्ति कौन सी लगाएंगे? विभक्ति लगाएंगे तृतीया। और क्या करेंगे? उसके साथ से का अर्थ लिखेंगे युगपदे। एक और रूप में से का प्रयोग होता है अव्ययभाव समास में। यहाँ पर से में विभक्ति कौन सी लगेगी? षष्ठी विभक्ति लगेगी। कौन सी विभक्ति लगेगी? आपकी षष्ठी विभक्ति लगेगी। और इसका अर्थ लिखेंगे आप संप्रति। क्या लिखेंगे? संप्रति आप इसका अर्थ लिखेंगे। तो इस संपत्ति की बात करें दोस्तों, संपत्ति की बात करें तो ये से का तीसरा रूप है। और इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों तो से जीवनम, यानी जहाँ पर भी आपको संपत्ति का बोध हो, यानी संपत्ति का जहाँ पर भी बोध हो वहाँ पर आप से में विभक्ति लगाएंगे षष्ठी, और षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और से का अर्थ लिखेंगे संपत्ति। या से जीवनम का हम अर्थ बताएंगे। तो देखिए से आया तो आपको क्या पता चला? ये समास अव्यय भाव है, क्योंकि से क्या है? अव्यय है। और इस अव्यय की बात करें तो जब ये अव्यय आता है और अर्थ संपत्ति होता है तो वहाँ इसके साथ विभक्ति कौन सी लगती है? तो जीवनम में विभक्ति लगेगी षष्ठी। तो षष्ठी विभक्ति क्या होगी? जीवनस्य। आगे हम इस से का अर्थ क्या लिखेंगे? से का अर्थ लिखेंगे संपत्ति का संपत्ति लिखेंगे। तो दोस्तों ये बात थी से की। से हमारे अव्ययभाव समास में 3 रूपों में प्रयोग होता है। तो 3 रूप कौन कौन से हैं इसके बारे में हमने बात कर ली। अब बात करेंगे आगे की।
तो दोस्तों आगे की बात करें, जहां पर आपको कुछ शब्दों की बात करेंगे, पारे, मध्य, शब्द के साथ अवयवी भाव समास। यानी दोस्तों ये बात क्या कह रहा है, जहां पर आपको पारे और मध्य शब्द दिखे उसके साथ समास कौन सा होगा, उसमें अव्यय भाव होगा। होगा किस प्रकार, हम उदाहरणों की बात करें दोस्तों तो हमारा उदाहरण है पार गणगम। पार गणगम की बात करें दोस्तों तो इस पार गणगम में क्या होगा, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, गणगाया पारम। यानी ये बात किसकी कर रहा है, पार गंगम की। यानी जहां पर भी आपको ये पारे शब्द दिखे, यानी साथ में पारे जुड़ा हुआ दिखे, वहां आप समास कौन सा करेंगे, अव्यय भाव समास करेंगे। और इस गंगम की बात करें तो इसका अर्थ होगा दोस्तों गंगायाम पार, यानी गंगा को पार करना। तो दोस्तों जहां पर यह पार दिखा आपको, वह आपसे समास कौन सा बताएंगे, अव्यय भाव समास बताएंगे। इसी प्रकार एक मध्य का हम क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। तो मध्य विपस्साम, मध्य विपस्साम की बात करें दोस्तों तो इसका विग्रह होगा विपासायाम, इसका विग्रह होगा विपासाया मध्य इति। तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिखा, मध्य दिखा। हमने बात किसकी की कि जहाँ पर आपको मध्य दिखे वहाँ पर आप समास क्या कीजिए, अव्यय भाव कीजिए। तो ये समास कौन सा है, अव्यय भाव समास है। इसका विग्रह होगा क्या, विपासाया मध्य इति। तो दोस्तों हमने क्या बात की, इस पार और मध्य के बारे में बात की। आगे भी इस प्रकार बात करते हैं और उदाहरणों की। तो दोस्तों जहां पर आपको यावत जुड़ा हुआ दिखे, पहले यावत के साथ क्या होगा, अव्यय भाव होगा, अव्यय भाव समास होगा। यानी दोस्तों जहां पर भी ये यावत जुड़ा हुआ आपको दिखे वहां क्या होगा, अव्यय भाव होगा। किस प्रकार, तो उदाहरण की बात करें तो देखिए यवना नाम, इस यवना नाम की बात करें दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या जुड़ा है, यावत जुड़ा है। इसका विग्रह किस प्रकार होगा, वा यावत नाम इति। इसका विग्रह क्या होगा, यावत नाम इति होगा। यहाँ पहले क्या जुड़ा हुआ है, यावत जुड़ा हुआ है, और यावत जुड़ा हुआ होता है वह समास क्या होता है, अव्यय भाव होता है। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, इस यावत की। आगे हम इस प्रकार के दो चार और शब्दों की बात करेंगे, उसके बाद हमारा अव्यय भाव समास क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं और इस प्रकार के शब्दों की। तो कई बार आप देखते हैं कि एक प्रति आता है, एक परम आता है, और क्या आता है, सम आता है। प्रति, परम, सम और अनु, इसके साथ अगर अक्षी आता है, क्या आता है, अक्षी शब्द आता है, तो वह समास कौन सा होता है, अव्यय भाव समास होता है। समास होता है अव्यय भाव समास, वह समास अव्यय भाव होता है। इसके उदाहरणों की बात करें दोस्तों, सबसे पहले उदाहरण लेते हैं प्रत्यक्षम। क्या उदाहरण लेते हैं, प्रत्यक्षम। अब इस प्रत्यक्षम के उदाहरण की बात करें तो देखिए सबसे पहले क्या आपका प्रति होगा, संधि करेंगे तो क्या होगा, प्रति। आगे क्या होगा, अक्षम होगा। तो दोस्तों यहाँ क्या निकला, प्रति निकला। तो प्रति के बाद शब्द क्या है, अक्षम, यानी अक्षी शब्द है।
तो दोस्तों इसके हम जब विच्छेद करेंगे तो विच्छेद क्या होगा, अक्षिणो इति यानी अंके आदि, इसका अर्थ क्या होगा कि आदि अर्थ होगा, और यहाँ पर क्या है अक्षिणो इति इसका विग्रह होगा। इसी प्रकार जहाँ पर भी आपको सम जुड़ा हुआ हो या परम जुड़ा हुआ हो या अनु जुड़ा हुआ हो अक्षि के साथ, तो वह समास क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। जैसे हम एक शब्द देखते हैं समक्षम, तो इस समक्षम की बात करें तो इसमें समास कौन सा है, अव्ययभाव, क्योंकि इसके साथ सम है और सम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ये अक्षि जुड़ा है, सम में धन अक्षम है यहाँ। तो दोस्तों क्या हुआ, यहाँ सम के साथ अक्षि जुड़ा हुआ है तो अव्ययभाव समास है। आगे हम इसकी बात करें विच्छेद की, तो क्या होगा, अक्षिणो और सम का अर्थ क्या होगा, सम्मुखम होगा, यानी आंखों के सम्मान इसका अर्थ होगा। तो दोस्तों ये बात किसकी की थी, इस अक्षि शब्द के साथ जो उपसर्ग लगते हैं उनकी बात की थी। तो दोस्तों हमारा ये अव्ययभाव समास कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, अव्ययभाव समास कंप्लीट हो गया। आगे हम बात करते हैं दूसरे हमारे समास, किसके, तत्पुरुष समास की हम बात करेंगे। तो दोस्तों लगातार रूप से आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम एक एक करके सभी समास को पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान तरीके के साथ पढ़ते जाएंगे। देखिए आपका समास है तत्पुरुष समास। दोस्तों इस तत्पुरुष समास की बात करें तो इस तत्पुरुष समास के भेद होते हैं, कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं। उससे पहले इसके सामान्य बातों की, सामान्य जानकारी की बात करते हैं। तो इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुष, यानी इस तत्पुरुष समास में क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है दोस्तों। इसमें उत्तर पद की बात करते हैं, जो अंतिम का पद होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। जिस प्रकार अव्ययभाव समास है हमने पढ़ा कि पूरे पद प्रधान होता है, उसी प्रकार यहाँ पद कौन सा प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। इसके बाद हम इसके भेदों की बात करें तो दोस्तों इनके 2 भेद होते हैं। दो भेद कौन कौन से होते हैं, यानी तत्पुरुष समास के भेदों की बात करें तो तत्पुरुष समास के 2 भेद, यानी तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहले की बात करें तो पहला होता है समानाधिकरण। क्या होता है, समानाधिकरण, यानी पहला होता है समानाधिकरण। इसकी बात करें दोस्तों तो तत्पुरुष की बात करें तो ये क्या कहता है कि जिस तत्पुरुष में दोनों शब्द समान विभक्ति, दोनों शब्द समान विभक्ति में होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, समानाधिकरण में
दोनों शब्द यानी पहले का पद और अंतिम का पद दोनों पद क्या होते हैं, समान विभक्ति के अंदर होते हैं, यानी इनकी विभक्ति क्या होती है, समान होते हैं। तो दोस्तों इसकी बात हम आगे करेंगे। और समानाधिकरण के अंदर कौन कौन से आते हैं, यानी इसकी बात करें समानाधिकरण के अंदर तो जैसे की बात करें, यानी हम लिख लेते हैं कि जैसे कौन कौन से समास, तो इसके अंदर द्विगु समास, द्विगु तत्पुरुष समास, यानी हम द्विगु समास नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि द्विगु भाग किसका है, तत्पुरुष का है, इसलिए हम क्या कहेंगे, द्विगु तत्पुरुष कहेंगे। ये भागों की बात हमने दोस्तों पहले क्लास में की थी कि तत्पुरुष के अंदर द्विगु और कर्मधारय दोनों शामिल होते हैं। एक तो द्विगु हो गया, उसके बाद आपका क्रम में धार्य तत्पुरुष, और एक आपका और है नए तत्पुरुष। दोस्तों ये तत्पुरुष के भेद हैं। इन भेदों के अंदर क्या होता है, विभक्ति दोनों शब्दों की, यानी दोनों शब्दों की, यानी प्रथम पद और उत्तर पद दोनों पदों की विभक्ति क्या होती है, समान होती है। और किन किन के अंदर, द्विगु के अंदर, कर्मधारय के अंदर और न के अंदर। आगे की बात करते हैं 2 नंबर, यानी समानाधिकरण तो क्या है, हमारा तत्पुरुष का पहला भाग है। और 2 नंबर भाग की बात करें तत्पुरुष की तो 2 नंबर है व्याधिकरण। क्या है, व्याधिकरण। इसकी बात करें दोस्तों तस्य पुरुष से, संस्कृत के रूप में बात करें तो ये क्या कहता है, तस्य पुरुष है, यानी जिस तत्पुरुष में, तस्य पुरुष है क्या कहता है, जिस तत्पुरुष के अंदर दोनों पद अलग अलग विभक्तियों में हो वह व्याधिकरण होता है। यानी हम कह सकते हैं जिस तत्पुरुष समास में, जिस तत्पुरुष समास में दोनों पद के दो, चाहे शब्द के दो पद अलग अलग विभक्तियों में हो उसे व्याधिकरण कहा जाता है। दोस्तों जिस समास, तत्पुरुष समास के अंदर समास में दोनों पद अलग अलग विभक्तियों के अंदर हो उसे क्या कहेंगे, व्याधिकरण, यानी तस्य पुरुष है व्याधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। और इनकी बात करें उदाहरण की, यानी जैसे कौन कौन से होंगे तो क्या होगा, सामान्य या विभक्तियों वाले क्या होंगे दोस्तों, तत्पुरुष में हम विभक्तियों वाले भागों की बात करेंगे। वहाँ आपको यह चीज़ अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगी कि समानाधिकरण, जब हम समानाधिकरण के अंदर द्विगु और कर्मधारय और नए समास को पढ़ेंगे वहाँ आपको ये बिल्कुल चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। और जब विभक्तियों को पढ़ेंगे तत्पुरुष समास में वहाँ आपको व्याधिकरण अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि समानाधिकरण कौन सा समास है, तो समानाधिकरण उसमें द्विगु कर्मधारय और नए में से ऑप्शन हो तो उसको बताना है, और विभक्तियों वालों को किसमें बताना है, व्याधिकरण के अंदर बताना है। तो दोस्तों ये तत्पुरुष समास की हमने भागों की बात की थी। आगे हम बात करते हैं सबसे पहले तत्पुरुष समास के अंदर आने वाले पहले समास की। तो हमारा पहला है द्विगु समास। कौन सा है समास, द्विगु समास। द्विगु समास, तो दोस्तों हम द्विगु समास की बात करें तो इसकी बात हम आगे की क्लास के अंदर करेंगे। यानी आगे की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, द्विगु समास से पढ़ेंगे। तो दोस्तों लगातार रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बिल्कुल आसान भाषा के अंदर हम संस्कृत को पढ़ेंगे। और हमारे इस चैनल पर संपूर्ण शिक्षण विधियों की क्लास भी चल रही है और हिंदी की व्याकरण चल रही है
और मैथ्स भी चल रही है साथ साथ। तो दोस्तों हमारे रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस आगे की क्लास में द्विगु समास के बारे में बात करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।